गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट और सेल के बारे में। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूरा बता दिया था, तो आज हम लोग सिर्फ सेल के बारे में चर्चा करेंगे। आज जितना सारा कॉन्सेप्ट है सेल से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग जानेंगे कि सेल किसको बोलेंगे। तो क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है? सेल एक ऐसी व्यवस्था है, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब सेल क्या है? तो सेल इज ए डिवाइस, बोल सकते हैं कि सेल इज ए डिवाइस, ठीक है, व्हिच इज कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात समझ में आ गया? तो सेल क्या है? सेल एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। चलो अब देखो सेल का बनावट। तो सेल जो होता है, सेल का कुछ ऐसा बनावट होता है, ठीक है। अब इस सेल में जो है, यहाँ पे जो है ये लिक्विड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बोल सकते हैं H2SO4, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये सब का मिश्रण जो है इलेक्ट्रोलाइट में हो सकता है। अब क्या होता है, सेल में दो इलेक्ट्रोड होता है, ऐसा इलेक्ट्रोड होता है, इसका दोनों का कॉमन नाम है इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड और कैथोड के नाम से जानते हैं, एनोड और कैथोड। बात समझ में आ रहा? ये जो इलेक्ट्रोड है, एक को बोलेंगे एनोड और दूसरा को बोलेंगे कैथोड। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसको एनोड बोलते हैं और किसको कैथोड बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट का विलयन है, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें है, ठीक है। यानी कि कॉपर सल्फेट का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम Cu++, इसमें 2 चार्ज होता है, और इसमें क्या होता है, SO4 में होता है माइनस। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक फोर्स आज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने बताया था कि अगर दो चार्ज है, दो चार्ज दैट मींस मान लीजिए Q1 और Q2 चार्ज दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, अगर एयर में या फिर वैक्यूम में हो, तो इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सन फोर्स, और अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन फोर्स, और दोनों पर पॉजिटिव होता है तो एक दूसरे के बीच कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स होता है। तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि Cu++ और SO4 माइनस है, दैट मींस एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन फोर्स। क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अगर मान लीजिए कि ये दोनों चार्जेस एयर में है या फिर वैक्यूम में है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स होगा F=1/4πε0 Q1 Q2 by r² होगा। बात समझ में आया? F=1/4πε0 Q1 Q2 by r² होगा। कहां? अगर दोनों चार्जेस एयर में हो या फिर वैक्यूम में हो तब। अगर मान लीजिए यही दोनों चार्जेस को कहां डाला गया है, बोलो, इस लिक्विड पर डाला गया है। तो लिक्विड में डाला गया है, मान लीजिए पहले वाटर होगा, फिर इसको कॉपर और सल्फेट को जब डाला गया तो विलियन बना, ठीक है। यानी कि ये दोनों चार्जेस को कहां डाला गया है, जो इस लिक्विड में डाला गया है, यानी कि लिक्विड में जब डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाता है F=1/81 into 1/4πε0 Q1 Q2 by r², जो कि मैंने आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मैंने बताया था कि जब दो चार्जेस को किसी लिक्विड में डाल देते हैं तब उसका इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, यानी उन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स 1/81 into 1/4πε0 Q1 Q2 by r² होगा,
दैट मींस इन दोनों केस में हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो फोर्स है, यानी कि लिक्विड पर जब दोनों चार्जेस को रखा गया है तो ये जो फोर्स होगा बहुत कम होगा। दैट मींस बोल सकता है कि Fl इज वेरी वेरी लेस देन F, यानी कि ये जो फोर्स होगा बहुत कम होगा। यानी कि अब जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि कॉपर सल्फेट को जब इसमें डाला जाता है, इस लिक्विड में जब डाला जाएगा तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा बहुत कम होगा। दैट मींस बोल सकते हैं इतना कम होगा कि उसको नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तब क्या होगा वो, इस यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है टूट जाएगा, यानी कि Cu++ और SO4- में टूट जाएगा, और जिस इलेक्ट्रोड में Cu++ आके इकट्ठा हो जाएगा जिसको बोलेंगे एनोड बोलेंगे, मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज आके इकट्ठा हो जाता है उसको बोलेंगे एनोड, और जिसमें SO4- जमा हो जाएगा, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज जमा होगा तो इसको बोलते हैं कैथोड। यानी कि सेल में एक एनोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और कैथोड को बोलेंगे हम लोग नेगेटिव। यहां तक बात समझ में आया। अब हम लोग जानेंगे कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेल। तो सेल क्या है, सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होता है, दो इलेक्ट्रोड होता है, और इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डुबाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग एनोड और कैथोड बोलेंगे। एनोड किसको बोलेंगे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जमा होगा उसको बोलेंगे एनोड, जिसमें नेगेटिव चार्ज जमा होगा उसको बोलेंगे कैथोड। मैंने आप लोगों को पूरा समझाया कि कैसे पॉजिटिव चार्ज और कैसे नेगेटिव चार्ज जमा हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये है सेल का बनावट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग को कुछ समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा कि मान लो यहाँ पे एक सेल है, ये है हमारा सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये है एनोड है और ये है कैथोड। बस एनोड का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। बस में अब देखो ध्यान से समझो, पॉजिटिव चार्ज को यानी कि सेल के, ये क्या है हमारा, तो ये है सेल। तो सेल में एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में जोड़ा नहीं गया है, दैट मींस इसको बोलेंगे हम लोग ओपन सर्किट। इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट बोलेंगे। मतलब जब एनोड और कैथोड को किसी वायर से नहीं जोड़ते हैं उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। बात समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, बोलो ओपन सर्किट बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि इस सेल से अब करंट फ्लो नहीं होगा। बोल सकते हैं यहां पर कि करंट विल नॉट फ्लो। बात समझ में आया, इस सेल से करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखिए यहां पे ध्यान समझिएगा, ये हमारे सेल है, और इस सेल में यहां पे इलेक्ट्रोलाइट है और यहां पे इलेक्ट्रोड है। एक को बोलेंगे एनोड, दूसरा को बोलेंगे कैथोड। इसको बोलेंगे एनोड, इसको बोलेंगे कैथोड। एनोड पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक वायर से जोड़ देते हैं, यानी कि एनोड और कैथोड को किसी वायर से जोड़ देंगे। मान लीजिए एक वायर से जोड़ दिए ऐसे, बस हमारा एक वायर से जोड़ दिए। अब इस वायर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मैंने रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो वायर का रेजिस्टेंस है। बस हमारा अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि इसमें अब करंट फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि एनोड और कैथोड को आपस में जोड़ दिया गया है। तो हमेशा करंट जो है एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होता है, यानी कि सेल से जो करंट फ्लो होगा वो हमेशा एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होगा, यानी कि ऐसे करंट फ्लो होता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसको देखिए, ये एनोड और कैथोड का जो सर्किट है वो कंप्लीट है। अब इससे करंट फ्लो हो सकता है, तो बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट, इसको बोलेंगे क्लोज सर्किट। और इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि बोलेंगे करंट विल फ्लो।
इसमें करंट फ्लो होगा क्योंकि एनोड और कैथोड को जोड़ दिया गया है। बात समझ में आया? अब देखिए ध्यान से समझिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसको बोलेंगे? तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, हम लोग बात करेंगे क्लोज सर्किट में। क्लोज सर्किट में देखिए, यानी कि क्लोज सर्किट की अवस्था में जब किसी सेल के एनोड को और कैथोड को आपस में जोड़ दिया जाता है उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। अब क्लोज सर्किट में क्या होता है, करंट हमेशा क्या होगा, एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होगा। तो जब करंट एनोड से कैथोड की ओर जाता है, ये तो बाहरी परिपथ में होगा, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में होगा, यानी ऊपर की ओर जो भाग में हो रहा है, ठीक है। तो जिसको जो कैपिटल आर है वो क्या है बोलो, वो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बात समझ में आया? जो मैंने बाहर से जोड़ा था, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो कि एनोड से करंट फ्लो हो रहा है कैथोड की ओर। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट में करंट क्या फ्लो करेगा, किधर से, कैथोड से एनोड की ओर फ्लो करेगा। जब करंट कैथोड से एनोड की ओर आता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए आएगा, तो जब इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए करंट कैथोड से एनोड की ओर आएगा, तो क्या करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है करंट के प्रवाह को रोकता है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में जब करंट फ्लो होता है तो इसमें क्या होगा, करंट कम पास करेगा, यानी कुछ करंट कम पास होगा यहां से, यानी कि विरोध करेगा, यानी करंट का अपोज कर रहा है कौन, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करता है, करंट का अपोज करता है। तो मैंने बताया था कि जब कोई भी चीज हो अगर करंट का अपोज करता है तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि ये जो सेल के अंदर काम हो रहा है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। जब करंट का अपोज कर रहा है तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के पास भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तब ना करंट का अपोज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट के पास भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल आर को सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर को क्या बोलेंगे, स्मॉल आर को बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, जब करंट कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, तब इलेक्ट्रोलाइट भी करंट का अपोज करता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोलाइट के पास भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब देखो ध्यान से समझो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, दैट मींस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर यानी कि एरिया पर डिपेंड करता है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा डूबा होगा, यानी कि जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल उतना कम होता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है, समझ में आ गया पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड जितना अधिक डूबा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल उतना कम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ध्यान समझिएगा कि अगर इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी ज्यादा हो, अगर मान लो कि इलेक्ट्रोड यानी कि जो प्लेट है, ये प्लेट काफी दूर दूर में होगा, तो दूर दूर में होगा तो करंट का जो फ्लो होगा कैथोड टू एनोड आने में ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा दैट मींस क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा अपोज होगा करंट। बात समझ में आया? यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस अब फिर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि दोनों प्लेटों के बीच का दूरी अगर ज्यादा होगा, अगर दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ज्यादा होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होगा, ज्यादा होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट में भी कुछ भी हो सकता है, दैट मींस बोल सकते हैं कि SuSO4 का भी मिश्रण हो सकता है, H2SO4 का भी मिश्रण हो सकता है। बात समझ में आया? और भी बहुत सारा है, जैसे AgNO3 का भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो सबके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मान अलग अलग होता है, सबका वैल्यू अलग अलग होगा। CuSO4 का कुछ अलग होगा, H2SO4 का भी अलग होगा, और AgNO3 का भी अलग अलग
होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 3 बात पर डिपेंड करेगा, ये जो इलेक्ट्रोड का एरिया पर डिपेंड करता है, दूसरा दोनों का बीच का डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है नेचर पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया था पहले ही, और सेल का पूरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे कि सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो कैसे करंट फ्लो होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा कि कम फ्लो होगा, हम लोग देख सकते हैं।